नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी अपने अपने घरों पर रहने को विवश हैं, बाहर नहीं जा सकते, किसी से मिलजुल नहीं सकते, यानी कि कोरोना काल और लॉकडाउन। ऐसी स्थिति में भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नई पहल के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। जी हाँ, रंग समागम 2020। इसके जरिए हम जुड़ने वाले हैं ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपनी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। हम माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी और संस्कृति विभाग के सभी उच्च अधिकारियों के निर्देशन में इस रंग समागम 2020 की उपस्थिति आप सबके सामने कर रहे हैं। आज हमारे बीच जो गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। ये एबीपी न्यूज के एक बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं और इनके शोज आपने जरूर देखे होंगे। आज ये थोड़े अलग अवतार में आपके सामने दिखेंगे, श्रीवर्धन त्रिवेदी जी से, यानी कि सनसनी। हेलो सर, नमस्ते। हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? इस लॉकडाउन में क्या चल रहा है सर? कहाँ सनसनी? देखिए, लॉकडाउन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा है ये पूरा पीरियड, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये बात तो सच है। बहरहाल मेरा काम कभी भी नहीं रुका। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक भी दिन विश्राम किया है। तो मुझे तो सातों दिन काम करना पड़ता है। जिम्मेदारियां ऐसी हैं, काम ऐसा है, शो ऐसा है जिसका आपने जिक्र किया, सनसनी का। आपने ये भी कहा कि आज दूसरे अंदाज में, कुछ दूसरे तरह से लोगों से मैं मुखातिब हूँ। उसका एक कारण है। कारण ये है कि जब मैं टेलीविजन पर आता हूँ तो टेलीविजन पर एक अलग संदर्भ में, अलग प्रसंग में और अलग विषय वस्तु के साथ मैं पहुंचता हूँ। लिहाजा वहां का जो मेरा लुक है या जो बातचीत का अंदाज है, जो लहजा है, वो बिल्कुल अलहदा होता है। आज चूंकि हम लोग रंगमंच के लोगों से ज्यादा बातचीत करने या जो कला वर्ग है उससे जुड़े लोगों से हम शायद ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपने उस अंदाज और उस लुक में लोगों के बीच में ना हूं, ताकि लोगों को ये पता भी चले कि मेरा एक पहलू ऐसा भी है जो कम लोग जानते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने एनएसडी रेपेट्री में 6 साल तक काम किया है। एनएसडी रेपेट्री का फंक्शनल चीफ था मैं कुछ समय। उसके बाद फिर मैंने कुछ टेलीविजन सीरियल्स और फिल्म्स मैंने की हैं, फीचर फिल्म। उसके बाद फिर समहाउ दिस केम इनटू पिक्चर, सनसनी, जिसके लिए देश भर में बड़े ऑडिशंस हुए, बहुत मेहनत की गई। और उसके बाद फिर कहीं जाकर के उन्होंने ये तय किया, चैनल ने ये तय किया, लोगों ने ये तय किया कि मुझे सनसनी करना चाहिए। और ये बात है 22 नवंबर 2004 जब सनसनी शुरू हुआ था। और आज हम 2020 में अगस्त में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। लगभग 16 वर्ष, तकरीबन 6000 से या उससे अधिक एपिसोड्स, सातों दिन काम करना मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है। रोज रोज एक ही काम करना लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है। एक रास्ता आ जाती है, हम लोग अपने थिएटर में बोलते हैं ना, मोनोटोनस हो गया। जी, यस जी। पर मुझे ये लगता है, सौरभ, आशुतोष, मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि अगर कोई इंसान अपने काम को बहुत रिलीजियसली लेता है, बहुत शिद्दत से करता है, बहुत ईमानदारी से, बहुत डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डिवोशन के साथ करता है, तो मुझे लगता है उसको उस काम में रोज मजा आता है। और चूंकि रोज की खबरें होती हैं, हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए होता है क्योंकि रोज हमको एक नया कंटेंट चाहिए होता है, नई खबरें चाहिए होती हैं। और उनके साथ रोज रात को माथापच्ची करते हुए क्या लेना है, नहीं लेना है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, उसका जो लीगल पहलू है, उन सारी चीजों को देखते हुए और फिर उसके बाद पूरी एक रूपरेखा तैयार होती है जिसमें एडिटोरियल डिपार्टमेंट अपना काम करता है और उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट अपना काम करता है। रिपोर्टर्स हैं, स्टिंगर्स हैं, लिखने वाले लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं। तो एक बहुत बड़ी टीम काम करती है। मैं अकेला नहीं हूं उसमें। चेहरा मेरा बेशक हो सकता है,
तो ऐसे करके हमने तकरीबन 16 वर्ष तो पूरे कर लिए। पर हाँ, ये जरूर है कि इस बीच में रंगमंच को कभी नहीं छोड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि वो जो मेरी तालीम थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो तालीम थी, उसने न सिर्फ सनसनी के लिए बल्कि मेरी पूरी जिंदगी में एक अनुशासन लाने की उसने बड़ी बड़ी भूमिका निभाई है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि पहली बार मैंने एनएसडी दिया था, मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया था और बहुत मजे के दिन काटे हमने, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, जो आज तक हम कैरी करते हुए आ रहे हैं। बहरहाल बातें होती रहेंगी, आप लोग अपनी तरफ से कुछ और पूछना चाहें। सर, मध्य प्रदेश के ढिंडोरी गांव से आप हैं, या वो शहर कस्बा है जहां से आप निकल के आए, और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आपने ज्वाइन करने से पहले, जैसे कि वहां पर कई तरीके की रिक्वायरमेंट होती हैं, कई तरीके के प्लेज पहले से करके मांगते हैं, आपका अनुभव होना चाहिए क्योंकि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान में आप पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आपका क्या सफर रहा, क्या जर्नी रही, कैसे वहां पर आपने थिएटर किया, शुरुआत कैसे हुई सर? सौरभ, एक चीज है कि अक्सर मजाक में लोगों से मैं कहा करता हूँ, शायद आप सब ने भी कहा होगा कि भाई वो बचपन जब छोटे थे तो किसी एक कीड़े ने काट लिया था, एक्टिंग के किसी कीड़े ने काट लिया था। और जब मुझे याद है कि मैंने पहली दफा स्टेज परफॉर्मेंस जब दिया था, उस वक्त मेरी उम्र थी तकरीबन 7 या 8 साल की। और उसके बाद से ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये कभी रुका नहीं। स्कूल में थे तो स्कूल लेवल पर जो कंपटीशन होते थे, बाकी चीजें होती थी, वो करते रहते थे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए मैं आ गया सागर, डॉक्टर हरिसिंगौर विश्वविद्यालय सागर में मेरी तालीम हुई, जहां से मैंने एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक्स से। और उस दौरान खूब भरपूर रंगमंच किया, वहां खूब थिएटर किया हमने। वहां एक डिपार्टमेंट है, ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट। तो ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट के साथ भी हम जुड़ गए और लगातार परफॉर्मेंसेस होती थी, यूथ फेस्टिवल्स में खूब आना जाना होता था। तो इस चीज के लिए गंभीरता भी बढ़ती गई, रुचि भी बढ़ती गई और मजा आने लगा इसको करने में। एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो अलग बात है, वो एक क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है। क्वालिफिकेशन तो नहीं कहूंगा, एजुकेशन है। और एजुकेशन कभी वेस्ट आपकी होती नहीं है। उसके बाद ये भी हुआ, पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया, वहां पर काम थोड़ा सा शुरू भी किया और एडहॉक में भी कुछ समय वहां अध्यापन का कार्य शुरू किया आजीविका के लिए। उसी बीच में मेरा सिलेक्शन हो गया सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए, क्योंकि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इक्विवेलेंट टू बीई कंसीडर किया जाता है। तो बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, एसएसबी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ लेफ्टिनेंट के लिए। ये एक संयोग कहा जाएगा। उसी दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेरा पहुंचना, उसके लिए इंटरव्यू कॉल लेटर आना, और मैं बहुत ज्यादा उस समय ये सोच नहीं रहा था, क्योंकि एक तरफ बड़ी सधी हुई अनुशासित जिंदगी आपके सामने थी, जहां कोई चैलेंज बहुत ज्यादा नहीं थे आजीविका को लेकर, कम से कम, जो अमूमन घर वालों की एक चिंता का विषय होता है। तो मुझे अभी बहुत अच्छे से याद है कि रात को मैं हॉस्टल में अपने कमरे में था, झमाझम बारिश हो रही थी। तो हमारे मित्र आशुतोष राणा आए रात को बाइक से, वो उस समय गाडरवारा में थे, जो उनका गृह नगर है। वहां से वो आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इंटरव्यू के लिए जाना है। सॉरी, ये बात तब की है जब हम फॉर्म जब अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने आकर के कहा कि तुमने सेंटर कहाँ का डाला है? तो मैंने कहा मैंने दिल्ली डाला है। तो उन्होंने कहा दिल्ली नहीं भाई, हम लोग मुंबई चलेंगे। तो मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली डाल चुका हूँ। बोला काटो, मुंबई जाएंगे। हमने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको मुंबई भर दिया, इंटरव्यू कॉल आ गया और उसके बाद हम मुंबई चले गए। मुंबई में इंटरव्यू दिया, जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है उसमें सिलेक्शन हो गया, हम दोनों का ही हो गया। उसके बाद जो मेंस होते हैं, मेंस में आकर के हमने इंटरव्यू दिया और यहाँ भी सिलेक्शन हो गया। और इस तरह से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमने दाखिला ले लिया। और वो जो 3 साल, मैं लोगों से आज भी कहता हूँ, वो जो 3 साल हम लोगों ने मेहनत की, दिन रात, एक्चुअली दिन रात की मेहनत होती थी। रात को 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, रिहर्सल्स हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर काम हो रहे हैं, और उसके बाद सुबह 8 बजे
कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज की क्लास होती थी, मूवमेंट की क्लास, तो खालिद तैयब जी जैसे लोग क्लासेस लेते थे, जहां लेट वेट आना तो बिल्कुल अलाउ नहीं होता था। तो चाहे आप 5 बजे तक आपने काम किया हो या रात भर जागे हो आप, उससे कोई मतलब नहीं होता था। 8 बजे आपको अपनी क्लास के भीतर होना चाहिए था। तो इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई। क्योंकि सर मध्य प्रदेश में रहते हुए आपने एमेच्योर थिएटर किया होगा और जी काफी लोगों के साथ आपने जुड़कर काम किया होगा। जी एकदम से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के बाद वहाँ की जैसी डिसिप्लिन है, वहाँ की जैसी लाइफ है, तो वहां से आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी या पूरी तरीके के, मैं अगर आदतों को कहूँ, उसको बदलने में, क्योंकि जैसा कि एक बात बहुत ही एक डिसिप्लिन वाली बात है, उसमें जी बदलाव करने में, पूरी तरह से चेंज लाने में आपको वक्त लगा? सौरभ देखिए, जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, ठीक है, और चाहे चुनौती के रूप में स्वीकार करें या प्रेम के रूप में स्वीकार करें, जब किसी चीज को आप ग्रहण करना चाहते हैं, ग्राह्यता का भाव आपके भीतर होता है, तो जो चुनौतियां होती हैं वो आपको बहुत छोटी लगने लगती हैं। तो तकरीबन कुछ कुछ कमोबेश ऐसा ही आप मान लीजिए चुनौतियां थी। चुनौतियां कैसी थी? एक चुनौती नंबर 1, क्योंकि हम एक छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, डिंडौरी, जैसा आशुतोष ने कहा, अब तो जिला हो गया है, तब और भी कस्बा ही था वो। तो एक ऐसी जगह से टाट पट्टी में बैठ करके हमने पढ़ाई की है, तो एक ऐसे कल्चर को हम लोगों ने बिलोंग किया है। मैं एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करता हूँ। जब मैं कक्षा 5 में था, तो मिड टर्म में कहीं कोई फॉरेस्ट के कोई अधिकारी थे, कोई रेंजर थे, ऐसे ही कुछ थे, उनका ट्रांसफर हुआ डिंडौरी। वो आए और वो किसी बड़े शहर से आए हुए थे, तो उनका जो बेटा था उसने हमारे साथ ज्वाइन किया हमारी क्लास को। वो चूंकि अंग्रेजी मीडियम से आए थे, तो वो कुछ अंग्रेजी में गिट पिट बीच बीच में करता रहता था, तो मुझे बड़ी उत्सुकता होती थी उसको देख करके। मैंने उससे एक बार कहा, मैंने कहा भाई थोड़ी अंग्रेजी सिखा दो यार। तो उसने मुझसे कहा कि एक शर्त है, तुम जो टिफिन लाते हो बहुत कमाल का होता है, तो तुम मुझसे अपना टिफिन शेयर करोगे? मैंने कहा हाँ जरूर करूंगा टिफिन शेयर। बहरहाल ये कहानी शुरू हुई, उसने कुछ कुछ मुझे सिखाया। 2, 4, 5 महीने के बाद मुझे लगा मुझे तो अंग्रेजी आने लगी है। और मैं उस वक्त डिंडौरी में था और मेरा जन्म स्थान भी डिंडौरी ही है, नर्मदा का किनारा, तो नर्मदा माई की बड़ी कृपा है। मेरे पिताजी का ट्रांसफर उस वक्त हो चुका था, एक जगह है बिछिया, भुआ बिछिया, मंडला के पास है, तो फैमिली वहां थी, मैं डिंडौरी में रह करके पढ़ाई करता था। मैंने अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी को मैंने अंग्रेजी में लिखा। मुझे लगा कि मैं तो अंग्रेजदा हो गया अब, तो मैंने अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी उनको और नीचे उनको ये निवेदन किया कि इसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो या जहां भी आपको त्रुटि समझ में आए, आप प्लीज उसको मुझे बता दीजिएगा। उस वक्त टेलीफोन तो होता नहीं था, तो चिट्ठी गई, 15-20 दिन में चिट्ठी पहुंची, जैसा होता है। और उसके बाद एक आध हफ्ते या 10 दिन प्रतीक्षा करने के बाद जब भी पोस्टमैन सामने से निकलता था तो मैं बड़ी उत्सुकता से पूछता था, भैया कोई चिट्ठी तो नहीं आई, अंकल कोई चिट्ठी तो नहीं आई। खैर 20-22 दिन के बाद चिट्ठी आई। मैंने बहुत उत्सुकता के साथ, दिल धड़क रहा था, पता नहीं क्या होगा, और मुझे लगा मैंने किला फतह कर लिया है। लेकिन जब मैंने चिट्ठी खोली तो मैं बहुत मायूस हो गया, क्योंकि उस चिट्ठी में जितनी चीजें मैंने लिखी थी, ज्यादातर चीजों पर गोल 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 अंडे बने हुए थे, 2-4 चीजों को छोड़ करके। तो मैं मायूस हो गया। फिर नीचे मैंने देखा मेरे पूज्य पिताजी ने लिखा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने लिखा कि बेटा ये जो तुमने प्रयास किया, प्रयास करना, जतन करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सफलता असफलता ये कुछ भाग्य की बात होती है, कुछ समय की बात होती है, लेकिन तुमने प्रयास किया, तुम करते रहो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वो लोग जो हिम्मती होते हैं, साहसी होते हैं, जो चुनौतियों से घबराते नहीं है, डरते नहीं है, वही आगे बढ़ पाते हैं। और उन्होंने 2-3 लाइनें नीचे लिख करके भेजी और उन चंद लाइनों ने मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदलने में बहुत योगदान दिया। उन्होंने लिख करके भेजा मुझे कि ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं उठ सकते, ऊंचाई छूने जिनके हाथ नहीं उठ सकते,
वो बौने भला कैसे ऊंचे उठ सकते हैं, हाँ। जिनके जीवन की चादर मैली रही सदा, वो दाग दूसरों के कैसे धो सकते हैं। हाँ। उन चंद लाइनों ने मुझ पर एक जादू सा कर दिया, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझ में कभी इस तरह की किसी हीन भावना जैसी कोई चीज आ पाई। मुझे लगा कि मुझे सब आता है, नहीं आता, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे सब आता है, या जो नहीं आता है मैं सीख सकता हूँ। और मैंने प्रयास किए, कहीं कहीं से भी ये महसूस नहीं होने दिया अपने आप को कि मैं किसी छोटी जगह को बिलोंग करता हूँ। मुझे लगा कि ठीक है, ये ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, जैसे बाकी सारे मनुष्य हैं वैसे ही मैं भी मनुष्य हूँ, तो मुझ में इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आने के बाद फेस करने पड़े शुरुआती दौर में, बहुत ही शुरुआती दौर में, वो ये थे कि थोड़ा सा, चूंकि हमारा जो डायलेक्ट है, जो भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन जो बोली है वो, चूंकि हम एक ऐसे बेल्ट से बिलोंग करके आ रहे थे जो आदिवासी बेल्ट था, तो उसका पुट था। उसके बाद जो 6 साल हमने सागर में बिताए, तो बुंदेलखंड का पूरा पुट आ गया, तो ये कहीं एक खिचड़ी से थी। तो वो कुछ कुछ चीजों में उसकी वजह से परेशानी हुई, लेकिन बहुत ही शुरुआती दौर में, मुझे लगता है महीने 2 महीने, फिर डिक्शन पर जैसे ही काम करना हम लोगों ने शुरू किया तो उससे निजात पानी शुरू हो गई। बाकी ईश्वर की कृपा से आत्मविश्वास की कभी कमी रही नहीं, तो भरपूर ठोक ठोक करके भर के रखा था, धैर्य बहुत भर के रखा हुआ था। हाँ, अंग्रेजी की दिक्कत थोड़ी सी हुआ करती थी, तो वो भी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करते करते, क्योंकि एमएससी की जो जितनी भी किताबें आती थी वो सारी अंग्रेजी मीडियम की थी, तो वो करते करते कहीं ना कहीं उस दुविधा से भी पार होते चले गए। लिहाजा जब यहाँ पहुंचे तो एक तरह से पूरी तरह तैयार तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन ये था कि मैदान में कूदने की स्थिति हमारी थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ऐसा संस्थान है या इस तरीके के और जो भी ड्रामा स्कूल्स हैं, ड्रामा स्कूल्स की मैं अगर सिर्फ बात करूं तो वो थिएटर इन टोटलिटी सिखाता है। आप वहां पर कॉस्ट्यूम भी सीख रहे हैं, आप लाइटिंग भी सीख रहे हैं, मेकअप भी सीख रहे हैं, और एक्टिंग हो ही रही है, डायरेक्शन की क्लासेस चल रही हैं, तो ये एक थिएटर इन टोटलिटी वाली बात होती है। आपका क्या ज्वाइन करने से पहले क्या क्या क्लियर था कि मुझे किसमें स्पेशलाइजेशन करनी है, मुझे एक्टिंग में जाना है या डिजाइन डायरेक्शन में जाना है, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन? सौरभ, आपने अच्छी बात की कि टोटलिटी में चीजें सिखाई जाती हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो थिएटर के लोग होते हैं उनके लिए एक सेइंग है, मास्टर ऑफ नन बट जैक ऑफ ऑल। सब आना चाहिए, थोड़ा 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 सब आना चाहिए। तो आदरणीय कारंत जी इस चीज को बार बार हम लोगों से कहते थे। वो मुझे श्रीवर्धन नहीं बोलते थे, वो वर्धन बोलते थे हमेशा। उनका अपना टोन था, उनकी अपनी मोहब्बत थी, बहुत स्नेह करते थे मुझसे। उनके साथ हमने काफी काम किया है और बड़ा आनंद आता था उनके साथ काम करने में। तो हमेशा कहते थे वर्धन वर्धन। क्या होता है कि एनएसडी में जब 1 साल आपके पूरे हो जाते हैं, तो 1 वर्ष पूरा होने के बाद में अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ स्टूडेंट्स की मीटिंग चल रही होती है, और उसमें ये समझाया भी जाता है कि साल जो आपका बीता वो कैसा था, आपका स्वभाव कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था, आपका काम कैसा था, अनुशासन कैसा था, इत्यादि इत्यादि। तो डॉक्टर अनुराधा कपूर के साथ मेरी सिटिंग थी, मैं उनके साथ बैठा और उन्होंने मुझसे कहा कि श्रीवर्धन, चूंकि तुम बहुत क्रिएटिव हो, और फर्स्ट ईयर में ही लोगों ने इस बात को समझना शुरू कर दिया था कि लिखता अच्छा है, डायरेक्शन ठीक ठाक दे देता है, डिजाइन ठीक ठाक कर लेता है, लिहाजा उन सबका ये मन था कि मुझे डिजाइनिंग और डायरेक्शन का कोर्स लेना चाहिए। लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे एक्टिंग करनी है। मुझे ये लगता था कि अगर मैंने एक्टिंग के स्किल को डेवलप कर लिया तो बाकी की चीजें जो है वो मुझ में इनहेरेंट है, वो कहीं ना कहीं मैं उस स्किल को यूज कर लूंगा, जो कि आगे जाकर के मैंने पॉलिश किया भी और खूब थिएटर किया, डायरेक्शन भी किया, सारा कुछ किया। तो ये जो आपका सवाल था उसका जवाब इसमें है कि कहीं ना कहीं ये चीज जो मैंने आपसे कहा था शुरू में कि बचपन में एक्टिंग के कीड़े ने काट लिया था, और उसी समय मैंने ये निर्णय किया, मुझे फोर्स भी किया गया थोड़ा सा कि नहीं आप डिजाइनिंग लीजिए, डायरेक्शन लीजिए, कम लोग होते हैं उसमें, 5-6 लोग लिए जाते हैं, पर मैंने कहा नहीं मुझे एक्टिंग ही लेनी है। लिहाजा फिर मैंने एक्टिंग को चुन लिया और फिर उसके बाद वही मेरा जीवन बन गया।
खासकर इन संस्थानों में सर, जो कि एक्टिंग की अगर बात करें तो हर हर कोई जी। एक्टर है, हर कोई एक्टर है। हाँ ये हाँ टेक्निकल जो चीजें होती हैं उसको जानने पढ़ने और करने वाले लोग कम हैं थोड़े। हाँ, जी लेकिन एक्टर हर कोई है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे संस्थानों में आने के बाद जो हमें जितने भी तरह के टीचर्स मिलते हैं, जितने भी तरीके के मेंटर मिलते हैं, गाइड मिलते हैं, उनसे हमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स आती हैं समझ में कि इस चीज को ऐसे करना चाहिए। चाहे हम जी लोग वो एक्टिंग की बात करें, चाहे हम लोग वो डिजाइन और डायरेक्शन की बात करें। तो जी। आपके साथ सर ऐसा कभी हुआ कि लाइक आपको कोई किसी डायरेक्टर के साथ काम करते हुए किसी टेक्निक का पता चला जिसको कि आपने अपने में उतारा या उसको अप्लाई करना शुरू किया अपने काम में? सौरभ, जैसा आपने कहा कि हर शख्स की अपनी एक खासियत होती है, उनकी अपनी खूबी होती है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि मुझे ऐसे लोग ज्यादा मिले जिन्होंने मेरी मेरी या मुझ में कमियों को तलाशने की बजाय उन कमियों को तराशने पर ज्यादा जोर दिया। तो मैं भाग्यशाली हूं कि ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया। तकरीबन तकरीबन सभी से अलग अलग तरह की चीजें सीखने को मिली। हम्म। जैसे मैंने अभी जिक्र किया आदरणीय कारंत जी से संगीत का कितना योगदान हो सकता है और संगीत कैसे कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, किन किन चीजों से बिना किसी साधन संसाधन के भी हम्म। आप संगीत क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। ये उनसे सीखा। इस पूरे नेचर में, पूरी कायनात में एक संगीत है, ये उनसे सीखा, ये उनसे समझा। और बड़ा इंटरेस्टिंग होता था उनके साथ काम करना। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 1 महीने की वर्कशॉप हम लोगों ने की थी उडुपी में और मैसूर में। कारंत जी ही साथ में थे। वहां से फिर हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया था, चंद्रहास, जो पूरा कंप्लीटली म्यूजिकल प्ले था। मैंने उसमें चंद्रहास की भूमिका की थी। तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे, मैसूर में हम लोगों ने शो किए और भी 1-2 जगह शोज करने के बाद, बेंगलोर में शो करने के बाद जब वापस दिल्ली आए, एनएसडी में उसका शो था, तो थोड़ी से कुछ चीजों में परिवर्तन किया गया। हम्म। तो वो म्यूजिकल शो था और उसमें किसी एक पॉइंट पर उस रिदम पर जाते हुए मुझे पलटना होता था। लेकिन मैं अच्छा। क्या करता था, जो उन्होंने यहाँ आकर के चेंज किया था, मैं क्या करता था कि मैं जाते जाते पलटने की बजाय जो चेंज किया था मैं सीधा चला जाता था। और फिर आगे जाकर के 2 स्टेप आगे लेने के बाद मुझे समझ में आता था कि गलती हो गई, तो मेरा एक पेट जेस्चर बन गया था कि मुझे अपनी गलती का एहसास होता था और मैं ऐसे करता था, जीभ निकाल करके। तो कोई नहीं नहीं वर्धन, कोई बात नहीं, फिर वापस शुरू कर देते थे, हो जाता था काम। वो इतने इंटरेस्टिंग थे और इतना ह्यूमर भरा था उनके भीतर। एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ, 10-12 दिन रोजाना ऐसा ही हुआ, रोज गलती होती थी, रोज उसको हम सुधारते थे। एक दिन अचानक वो गलती से सही हो गया। ओ। मैं पलट गया, ठीक हम्म। टाइम पर ठीक बीट के साथ मैं पलट गया और एकदम करेक्ट जो होना चाहिए था वो मैंने कर दिया। उन्होंने कहा स्टॉप 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 स्टॉप, रुक गए सर। जी सर, मुझे लगा पता नहीं क्या गलत हो गया भाई, आज तो सही किया है। नो 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 नो, दिस इज नॉट डन, नो नो वर्धन, नो नो, ऐसे ऐसे प्ले नहीं होता, ऐसे काम नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, बंद करो रिहर्सल, बंद करो, नहीं हो सकता ऐसे। तो मैं हड़बड़ा गया, बहुत चक्कर रह गया। मैंने कहा आज तो मैंने सही किया है, तो हुआ क्या ये? मैंने कहा बाबा बाबा हुआ क्या ये तो बताइए। नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। मैंने कहा बाबा हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो रोज रोज चेंज नहीं हो सकता, वो जो कर रहे थे वो ठीक है, रोज रोज चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने कहा बाबा रोज तो मैं वही करता था तो आप डांट देते थे मुझे। नहीं नहीं नहीं, रोज रोज चेंज नहीं होगा, अब फाइनल वही रहेगा। अब उनके दिमाग में क्या था ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो 10-12 दिन करने के बाद में उनको शायद ये समझ में आया कि ये जो कर रहा है ये सही है और होना भी ऐसा ही चाहिए। हाँ। और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। अब ये उनका बड़प्पन है, देखिए कि मेरी गलती से ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति ही, उतने ही विराट हृदय का व्यक्ति, उतने ही विशालता के साथ चीजों को लेने वाला व्यक्ति, उतनी बड़ी समझ का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है कि मेरी गलती से भी वो सही चीज निकाल ले। ये बाबा करम थे। बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने मिला। अंकुर जी से कहानी का रंगमंच, कहानी को कैसे हमारे साथ ही, हमारे बैच के साथ ही अंकुर जी ने कथा कोलाज पार्ट 1 पार्ट 2 शुरू किया था।
तो उस अच्छा। मामले में भी हम लोग भाग्यशाली हैं जी। तो कहानी को कैसे आप मंच पर एक नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, वो हमने उनसे सीखा। कीर्ति जैन जी हमारे वक्त में डायरेक्टर थी, उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। जिन जिन के साथ काम किया, अनामिका अख्तर जी हैं, M.K. रैना साहब हैं, रेपेट्री में आने के बाद प्रसन्ना जी हैं। प्रसन्ना जी की जो ब्लॉकिंग होती है या उनका जो तरीका है चीजों को साधने का और टू द पॉइंट चीजों को रखने का, प्रोफेसर मोहन महर्षि हैं, उनके साथ बहुत काम किया। और तो उनकी जो ब्लॉकिंग होती है महर्षि जी की, वो प्लान करके आते हैं, सोच समझ करके आते हैं कि मुझे ये करना है। नपा तुला एक एक चीज होता है, एस्थेटिकली बहुत सुंदर लगती है उनकी सारी चीजें। एस्थेटिक्स क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, स्टेज पर खड़ा होना क्या होता है। खड़े होने से मुझे याद आया, रघुनंदन जी हैं। रघुनंदन जी ने हमारे साथ थ्री सिस्टर्स किया था और उसमें मैंने रोल किया था तुज़ेनबाह का। रघुनंदन जी बड़े बेरहम एडिटर हैं, बहुत ही बेरहम एडिटर हैं जी। उन्होंने स्क्रिप्ट को इतनी बेरहमी से एडिट किया कि हम सकते में आ गए, सदमे में गए। हमने कहा ये क्या हो गया, तो रोल एडिट होता चला जा रहा है। जो उस वक्त सबको लगता है कि मेरा रोल बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर उन्होंने सिखाया कि ये क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। उसमें एक सीन है, जो सीन बड़ा था लेकिन उन्होंने पूरा सीन एडिट कर दिया था, पूरा सीन एडिट कर दिया था। और वो एक सीन था जिसमें बाकी सारे लोग मेरे बैक में हैं और एक विंडो है और उस साइड विंडो से मैं बाहर देख रहा हूं। वो पूरा सीन तकरीबन 18 मिनट का है जो स्टेज पर चलता है। उन पूरे 18 मिनट में मुझे कुल एक बार पीछे लौट करके इन लोगों को देखना है जहां बातचीत हो रही है, बाकी मुझे पूरे समय खिड़की से बाहर देखना है। मैंने कहा सर क्या है ये इतने 18 मिनट खिड़की से बाहर। एंड ही सेड, श्री बोलते थे, बोले श्री तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, जो मैं कह रहा हूं वैसा करो और तुम सिर्फ यहां खिड़की से बाहर देखो, लेकिन देखना है, झांकना नहीं है, तुमको खिड़की से बाहर देखना है। और तुम यकीन मानना कि लोग नाटक भूल जाएंगे लेकिन उस सीन की चर्चा जरूर करेंगे। अच्छा, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये रहा है कि मैंने हमेशा अपने आप को डायरेक्टर का एक्टर माना है, इसलिए बहुत ज्यादा तवज्जो बहुत सारी चीजों को नहीं देते थे, ईगो क्लैशेस नहीं होते थे। जो कह दिया जाता था मैं ये मानता था कि डायरेक्टर मुझसे 10 चीजें ज्यादा जानता है इस प्ले के बारे में, तो लिहाजा वो कभी उस तरह का कोई अहम जैसी कोई चीज कभी टकराई नहीं हम लोगों की। मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा और उसमें अपनी समझ के साथ जो मैं कर सकता था। और यकीन मानिएगा, नाटक खत्म होने के बाद में लोगों ने भर भर के उस एक सीन के बारे में चर्चा की और ये कहा गया कि यार खड़े होकर के भी, बाहर देख करके भी थिएटर हो सकता है क्या। अब उन्होंने जो मुझे उस वक्त सिखाया था, जो बातचीत में बहुत कुछ हम लोग डिस्कशन करते थे, उनसे ये सीखा कि भाई हम सब की एक सलाहियत है कि हम एक ऑब्जेक्ट तक तो देख पाते हैं किसी चीज को, ठीक है, लेकिन लुकिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज उनसे सीखने को मिली। उनसे ये समझ में आया कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लुकिंग एंड सीइंग। तो सिर्फ वो लुक नहीं होता है, आप देख रहे हैं, तो जब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं तो आप लोगों को अपने साथ कैरी कर लेते हैं। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो संप्रेषित कर रहे हो, चाहे डायलॉग के माध्यम से, चाहे भाव भंगिमाओं के माध्यम से, जो आप दर्शकों के साथ रिश्ता बना रहे होते हैं, उनको जो संप्रेषित करना चाहते हैं, अगर वो संप्रेषित हो पाता है एंड इफ इट टेक्स यू समवेयर, देन इट इज अ गुड एक्टिंग। क्योंकि देखिए, इतनी सारी एक्टिंग की इतनी सारी तालीम लेने के बाद स्टेनिस्लवस्की, ब्रेख्ट और गोटोवस्की और मेयरहोल्ड, तमाम लोगों को पढ़ने और समझने के बाद, इंक्लूडिंग भरत मुनि, इन सब को पढ़ने और समझने के बाद जो मेरी समझ है एक्टिंग को लेकर के, वो सिर्फ इतनी सी बनती है कि सिर्फ दो ही तरह की एक्टिंग होती है। पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि एक्टिंग होती ही नहीं है। एक्टिंग टर्म जो है वो अपने आप में फॉल्स टर्म है, ठीक है। इमिटेशन तो हो सकता है पर एक्टिंग नहीं हो सकती है।
ठीक है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर एक्टिंग होती क्या है भाई, फिर हम एक्टिंग इसको क्यों कहते हैं? तो मैं ये समझता हूं कि ये एक्टिंग से ज्यादा इसके लिए करेक्ट वर्ड है रिएक्टिंग, हाउ यू रिस्पॉन्ड, how you respond to a person, how you respond to a situation, how you respond to a place, how you respond to a sound, ये सारी चीज जो आपका रिएक्शन होता है, दरअसल अगर आप देखें तो एक्टिंग में होता भी यही है। दो कैरेक्टर अगर एक है तो अगर इस कैरेक्टर ने कुछ बोला, मान लीजिए इसने इस कैरेक्टर को गाली दी, तो अब इस कैरेक्टर ने इस कैरेक्टर को गाली दे दी। अब ये कैरेक्टर अगर बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ है तो इसकी गाली का कोई असर हुआ नहीं। जब यहां से यहां तक असर नहीं हुआ तो ये असर सामने तक नहीं पहुंचेगा। ये असर पहुंचेगा ही तब जब इसका रिएक्शन होगा। तो एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, जो हमारी जिंदगी में भी है। तो हाउ यू रिस्पॉन्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमने उनसे ये सीखा कि भाई आप खड़े रह करके भी एक्टिंग कर सकते हैं, बिना शब्दों की एक्टिंग कर सकते हैं, बिना आप दर्शक की तरफ मुखातिब हुए भी एक्टिंग कर सकते हैं। वहां से एक चीज जरूर सीखने और मिल गई, जो हम पढ़ते थे लेकिन भीतर पैदा नहीं हो पा रही थी, जाने क्यों, जिसको कहते हैं बिलीफ। क्योंकि आप जब दर्शक से एक रिश्ता बनाते हैं तो यही होता है ना कि आपका कन्विक्शन कितना जबरदस्त है, आप अपनी बातों से कन्विंस कैसे करते हैं, आपका कन्विक्शन क्या है। तो कन्विक्शन तब पैदा होता है जब आपके भीतर बिलीफ होता है, जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, अगर आप उस पर खुद यकीन करते हैं, खुद उस पर बिलीफ करते हैं, तो बाकी की चीजें बड़ी आसान हो जाती है। तो वो बिलीफ वहां से पैदा होना शुरू हो गया कि हाँ भाई, ये पहली सीढ़ी है किसी भी चीज की, ना सिर्फ एक्टिंग की, पूरी जिंदगी की हर चीज की पहली सीढ़ी है कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे ही तमाम लोग हैं जिनके साथ बहुत काम किया, चाहे भानु भारती जी हों, चाहे बंसी कौल साहब हों। बंसी कौल के साथ तो बड़ा मजा आया। एक नाटक हम लोग कर रहे थे, तमंचा खां की गजब दास्तान। उस वक्त कुछ ऐसा मसला हुआ था जो मैं जनरली शेयर नहीं करता हूं, पर अभी कर देता हूं। अनामिका अख्तर जी के साथ हम लोगों ने प्ले किया था राज दर्पण। बड़ा कमाल का प्ले था। उसके शोज थे हमारे एयरफोर्स ऑडिटोरियम में। शो के पहले कुछ बाहर एक बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मुझे बड़ी चोट लग गई और लगभग बेहोशी की हालत में हम दो एक लोग पहुंच गए। उसके बाद किसी तरह से होश में आए तो सबने कहा कि नहीं, शो कैंसिल कर देते हैं और स्थिति ठीक नहीं है। मैंने जिद पकड़ ली, नहीं मैं शो करूंगा। बोले नहीं, तुमको तो सीढ़ी पर ऊपर भी चढ़ना, लटकता रहता था मैं आधे शो में, सीढ़ी पर हवा में लटकता रहता था। तो मैंने कहा नहीं मैं करूंगा। तो मैंने वो शो किया और उस शो को करने के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक चला। उसके बाद तबीयत नासाज होनी शुरू हो गई। मैं पर्सनली धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आदरणीय कीर्ति मैम जी का। उस वक्त मेरी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। मैंने उनसे एक दिन जाकर के ये कह दिया, मैंने कहा मैम मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा रेपेटिशन, मेरी स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे परमिशन दी थी। बोले बेटा तुमको जब आना हो आओ, नहीं आना है मत आओ, लेकिन तुम छोड़ना नहीं। और बड़ा ममत्व तो था उनके भीतर, एक माँ की तरह, गार्जियन की तरह ट्रीट करती थी। शायद उन्होंने उस वक्त मेरी मानसिकता को समझ लिया था। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इस वक्त इसको छोड़ दिया या इसको जाने दिया तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने उस वक्त मुझे रोक लिया और उन्होंने कहा कि तुमको जो चाहिए तुमको वो मिलेगा, तुमको नहीं आना तुम मत आओ, तुमको जब आना तुम तब आओ, लेकिन तुम छोड़ोगे नहीं। मैंने उस बात को गांठ बांध लिया, करना शुरू किया। धीरे 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 जब लगता था कि अभी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए तो मैंने और जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। मेकअप डिपार्टमेंट भी संभाल लिया, ये भी किया। जाकिर भाई थे, जाकिर भाई के साथ उनको असिस्ट करने लगा मैं मेकअप डिपार्टमेंट में। बाद में जाकिर भाई चले गए तो मैंने ही संभाला पूरा। इनफैक्ट जब मैं फंक्शनल चीफ था रेपेट्री का तब भी मेकअप डिपार्टमेंट में ही संभाल रहा था उस वक्त। मुझे आनंद आता था इन सारी चीजों में, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी। कई दफा ऐसा हुआ, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ आज, कि लिटरली एक विंग में डॉक्टर को खड़ा होना पड़ता था और मैं परफॉर्म करता था। लेकिन मैंने परफॉर्म किया। और उस दौरान, एक ऐसे दौरान जब डॉक्टर ने कह दिया था कि थोड़ा भी एक्स्ट्रा एक्सर्शन आपके लिए ठीक नहीं है, उस वक्त
मैंने एक ऐसे नाटक को एक चैलेंज के तौर पर ले लिया जो बहुत ही मुश्किल था। सबने कहा कि तुम ये पागलपन मत करो। बापी दा ने नाटक किया था, बापी बोस ने, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का जो मेन लीड कैरेक्टर है प्रद्योत मजूमदार, वो कैरेक्टर मैंने किया और उसमें 2-3 टॉर्चर के सीन थे। और बापी दा की डिजाइनिंग तो बड़ी कमाल की होती है, जादू बिखेरते हैं वो तो मंच पर। तो वो मेरी आंख निकालना और मुझे बोनेट से मारना और मुझे भेदना मेरे शरीर को, तो पूरे टॉर्चर रूम बना करके, टॉर्चर चेयर पर बैठाल करके, जंजीरों से कैद करके, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती थी उसमें, मतलब एग्जॉस्ट हो जाता था फुल्ली में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं करूंगा। और वो कमाल का हिट नाटक हुआ, वो कैरेक्टर भी कमाल का हिट हो गया वो। खैर ये उससे और हिम्मत पैदा हो गई। बंसी कौल साहब उससे पहले आए हुए थे, तो उन्होंने नाटक किया तमंचा खां की गजब दास्तान। मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा सर एक्टिंग ना करवाइए और मैं असिस्ट कर लूंगा आपको। तो असिस्ट करता हूं मैं आपको, मुझे आप अपना असिस्टेंट बना लीजिए। उन्होंने भी स्थिति को समझा, बोले ठीक है। बोले पर एक रोल तो तुझे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक रोल में कर लूंगा छोटा सा। मैंने कहा एक आध एंट्री का रोल कर लूंगा। बोले ठीक है। अब वो साहब एक एंट्री का रोल था, वो कैरेक्टर का मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है, और शायद एक आध मिनट की ही एंट्री होती है। एक पत्रकार बन करके वो आता है और वो एक एंट्री हुई, फिर दूसरी हुई, फिर तीसरी हुई। होते 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 वो रोल इतना बड़ा हो गया कि वो पूरे नाटक में हो गया। ठीक है। उसको डिजाइन भी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कर लिया, अजीबोगरीब मैंने अपने डिजाइन बनाए, कुछ बड़ी बेतरतीब सा कोई डिजाइन बना करके, लेकिन वो कैरेक्टर अपने आप में बड़ा कमाल का हो गया। तो नाटक के बाद उस कैरेक्टर पर लोगों की ज्यादा चर्चा होती थी कि ये क्या कैरेक्टर था, ये कहाँ से आया था, ये ओरिजिनल नाटक में इस तरह का तो है भी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो वो इन सारी चीजों से, कुछ खुद की जर्नी से, कुछ लोगों से सीखते 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 सीखते, तो जिनके साथ भी काम किया मैंने, तमाम निर्देशकों के साथ काम किया। राम गोपाल बजाज साहब हैं, जितने भी निर्देशक हुए हैं, त्रिपुरारी शर्मा जी हैं, सबके साथ काम किया। जितने मूर्धन्य लोग हैं हमारे फील्ड के, उन सबके साथ काम किया। सबका आशीर्वाद मिला और दर्शकों का भरपूर स्नेह मिला। ये एक बड़ी बात है कि मुझे आज भी याद है, कोलकाता में हम लोग जब शो करने गए थे और लोगों को ये पता चला कि मैं आया हूं परफॉर्म करने के लिए, तो मुझे अभी भी सिहरन पैदा कर देती है वो चीज। सुबह तकरीबन 7 बजे हम रविंद्र भवन पहुंचे तैयारियों के लिए, और ये पता चला कि लाइन लगी हुई है, लंबी लाइन लगी है, किलोमीटर से लाइन लगी हुई है। तो मैंने सुबह सुबह इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? तो ये पता चला कि ये रात भर से लाइन लगी है टिकट के लिए। मैंने थिएटर का वो दौर भी देखा है। जी हाँ, यहाँ कमानी ऑडिटोरियम में प्लेज होते थे, मैं प्ले कर रहा होता था, उन लोगों की लंबी लंबी कतारें मैंने देखी है, जिसको कहते हैं ना बॉक्स ऑफिस तोड़ देने वाली भीड़ जो हम लोगों ने देखी उस वक्त। वो दौर बहुत कमाल का दौर हुआ करता था। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी है, और जो शेष रह गया है वो जरूर आएगा, क्योंकि रंगमंच एक ऐसी चीज है जो हमारी जड़ों से जुड़ी हुई है, हमारी जड़ों में है, और वो कभी दूर हमसे नहीं जा सकते, हम कभी दूर उससे हो नहीं सकते। सर ये 16 साल का जो समय बीता एबीपी न्यूज में, आपने ये कंटिन्यूस आपने शो किया, और आपसे बात करके सर मुझे ये समझ में आ रहा है कि कितना कितना वो भावनात्मक जुड़ाव था आपका रंगमंच के साथ, हमेशा से रहा है। और आपने और आपने उसमें बिल्कुल अपनी आत्मा दी है, जिसको जिस तरीके से आपने सीखा है। आप कहीं पर आपको मना किया जा रहा है कि नहीं करना है, उसके बावजूद भी आप कर। तो सर इन 16 साल के दौरान, और आपने शायद पहले ये बात भी कही है कि उस दौरान भी मैंने थिएटर के लिए टाइम निकाला है, तो कैसे सर समय निकालना, इतना बिजी आपका जो पूरा दिन भर का जो पूरा काम होगा और जो आपके शोज रिकॉर्ड होते हैं, कैसे थिएटर के लिए टाइम निकलता है सर? सौरभ, आप उम्र के उस दौर में हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, या वो तमाम लोग जो इस उम्र के इस दौर में हैं या वो उस पड़ाव को पार कर चुके हैं। सब कभी ना कभी मोहब्बत में पड़ जाते हैं, और उस वक्त आप
पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, घर के काम भी कर रहे होते हैं, नौकरी भी कर रहे होते हैं, स्ट्रगल भी कर रहे होते हैं, तमाम चीजें करने के बाद भी आप अपने उस इश्क के लिए वक्त निकाल पाते हैं। तो ये एक ऐसा ही इश्क है भाई। अगर आपको किसी चीज के साथ इश्क है और उसमें आस्था भी है आपकी, तो आप ये मान करके चलिए कि आप उसके लिए वक्त निकाल लेंगे। चलिए, ये तो हुई एक बात जो आइडियल बात है, आदर्श बात है। लेकिन उसका दूसरा पहलू है जो व्यवहारिक पहलू है। तो आपने सही कहा कि मुश्किल होती है। सनसनी स्टार्ट हुआ था और पहला साल ही था सनसनी का, और सनसनी वाज अ ह्यूज हिट जिसने मार्केट के अक्रॉस द चैनल, अक्रॉस ऑल द चैनल्स इंक्लूडिंग एंटरटेनमेंट चैनल्स, सनसनी वाज द ओनली शो जिसने मार्केट के 28% हिस्से पर लंबे समय तक अपना कब्जा जमा करके रखा था। तो ये उतना हिट प्रोग्राम रहा है। और उस दौरान एक आईआईटी पास आउट एक सज्जन है संजीव चोपड़ा जी, और उनकी पत्नी है रेणु चोपड़ा जी। तो वो थिएटर करते रहते हैं, उनका अपना आईआईटी का ग्रुप है। तो मोहन महर्षि जी के साथ मिलकर के उन्होंने कुछ प्लानिंग की और फिर मुझसे उन्होंने चर्चा की, बोले भाई एक ग्रुप खोलना है। मैंने कहा हाँ यार अच्छी बात है, करते हैं हम लोग, तो काफी सीनियर है वो। तो एक ग्रुप बनाया गया नटवा, और नटवा से फिर पहला प्रोडक्शन जो हुआ वो आदरणीय मोहन महर्षि जी ने किया, ओथेलो। ओथेलो जब हुआ तो मोहन जी की बड़ी इच्छा थी कि मैं ओथेलो का रोल प्ले करूं। रीडिंग्स होती थी तो मैं ओथेलो रीड करता था, लेकिन ओथेलो के साथ एक समस्या यह थी कि वो थोड़ा सा इमोशनली ड्रेन करने वाला, एग्जॉस्ट करने वाला कैरेक्टर है। और उस वक्त क्योंकि मैं बाकी इतनी सारी चीजों में फंसा हुआ था, तो रिहर्सल के लिए वक्त निकाल पाते थे, लेकिन मुझे लगा अपने आप को इतना एग्जॉस्ट कर पाऊंगा क्या, मैं जस्टिफाई इस रोल को शायद ना कर पाऊं, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने मोहन जी से निवेदन किया, मैंने कहा सर मैं ना करूं ओथेलो तो नहीं बेटा, यू हैव टू डू इट ओथेलो, ओनली यू कैन डू इट। या तो तुम अपनी तरह कोई एक्टर बताओ, मुझे सुझाव। मैंने बहुत दिमाग चलाया। तो उस वक्त एक एनएसटी पास आउट एक्टर है, हमारे जूनियर थे, अब पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया है, महेंद्र मेवाती, जो बहुत कमाल के एक्टर रहे हैं। महेंद्र उस वक्त मुंबई में था, तो मुझे मालूम था कि महेंद्र बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहा है अभी। किस समय की बात है सर, ये किस ईयर की बात है ये? 2004-05 की बात है। अच्छा जी। तो मैंने महेंद्र को फोन किया, मैंने कहा महेंद्र ऐसा ऐसा है, एक रोल है और ओथेलो है, तुमको करना है। तो वो उस समय उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लैक कर गया था। कुछ आदतें भी ऐसी हो गई थी और साथ में वक्त भी ऐसा था, जो भी रहा हो उन पर क्या चर्चा करना, पर जो भी है, इंसान बड़ा बेजोड़ था और आर्टिस्ट बहुत कमाल था वो। तो मैंने उससे कहा, तो पहले उसने नानुकुर किया, सब किया, फिर मैंने कहा नहीं, फिर उसका पैसे वैसे का मैंने डील डाल ठीक करवा दिया यहाँ से, और किसी तरीके से कि उसको अच्छा पैसा मिल जाए जो कि थिएटर में नहीं मिलता है। तो एक बढ़िया अमाउंट, बड़ा अमाउंट उसके लिए फिक्स कराया, उसको कन्विंस किया, उसको बुलाया। शुरू में वो थोड़ा शेकी था, नहीं कर पाऊंगा, फिर फाइनली ही डिड इट। उसने बहुत अच्छा काम किया, ओथेलो का रोल उसने किया, और मैंने यागो का कैरेक्टर प्ले किया था। थोड़ी मुश्किल मुझे बहुत होते थे, क्योंकि एक तरफ सनसनी चल रहा था, और उस वक्त हम दिन में चाहे जब सनसनी शूट करना पड़ जाता था। यहाँ तक कि ये होता था कि जब ड्यूरिंग द शो के ठीक पहले की तैयारियों के वक्त अचानक कैमरा टीम श्री राम सेंटर में पहुंच जाती थी, और वो ये कहते थे कि सर 5 हेडलाइंस रिकॉर्ड करनी है आपको, बहुत जरूरी है। तो वही मेरे हेडलाइंस रिकॉर्ड करके शो के ठीक पहले लेकर के चले जाते थे। तो इस तरीके से उसको मैनेज जरूर किया हमने। पहला शो मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। यागो की एक सेकंड कास्ट इन्होंने की थी, अनुराग, लेकिन अनुराग से कभी शो कराया नहीं गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसके शो के ओपनिंग शो के ठीक एक रात पहले हम लोगों ने रात भर शूट किया था गाजियाबाद में। एक कवि नगर एक इलाका है, वहां एक कोई कोठी थी जिसमें 8-10 मर्डर हो चुके थे, बड़ी भूतिया सी कोठी थी, हड्डियां पड़ी थी, कंकाल पड़े थे, और बहुत वर्षों से नहीं खुली हुई थी।
अच्छा सर। तो लेकिन उसको लेकर के बड़े अजीब अजीब तरीके के कयास लगाए जाते थे, इलाके के लोग बड़े भयभीत रहते थे। तो ये कहा गया कि करें क्या, तो मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगा उस कोठी में। मैं घुसा, मैंने पूरा इन्वेस्टिगेटिव शो किया। सुबह 5 बजे 6 बजे हम लौट करके आए वहां से, पूरी तरह से टायर्ड थे। 12 बजे का कॉल टाइम था, 12 बजे हम श्री राम सेंटर पहुंच गए। मैंने सर से कहा सर, मैंने कहा मैं नहीं कर रात भर का था। नो यू हैव, आई नो यू कैन डू इट, यू विल डू इट। मैंने कहा सर दिमाग बड़ा स्कैटर्ड है, रात भर का सोया नहीं हूँ, बहुत हैवी है, कहीं डायलॉग भूल जाऊंगा। इयागो का कैरेक्टर है, इयागो कैरेक्टर जो कि वर्ल्ड ड्रामा में सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। नो यू विल डू इट। अच्छा ठीक है, मैंने उनके पैर छुए, मैंने कहा ठीक है सर करते हैं। और उन्होंने बड़ा हौसला बनाया, उनकी जो धर्मपत्नी है अंजला जी, उन्होंने आकर के कहा, सिर पे हाथ फेरा, बोला बेटा तुम करोगे, बहुत अच्छा करोगे। क्या ठीक है मैडम करते हैं। और फाइनली शो हुआ। और मुझे आज भी याद है कि शो के बाद लोगों ने लिटरली आकर के लोगों ने मुझे चूमा था यार, मतलब वो फीलिंग मैं निकाल नहीं सकता हूँ अपने भीतर से। लोगों ने चूम लिया आकर के मुझको, और मुझे लगा कि ये क्या क्या, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया क्या। उसके बाद जब एक शो और हो गया, तो ये बात शेयर करने की नहीं है, लेकिन मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं कि इससे लोगों को समझ में आया कि कभी कभी कैरेक्टर कितना बड़ा हो जाता है, आपकी जिंदगी से भी बड़ा हो जाता है, नाटक से भी निकल करके कई बार बड़ा हो जाता है। तो मोहन जी ने मुझसे एक दिन बुला करके कहा, बोले आपसे एक बात करनी है बेटा। तो मैंने कहा जी सर कहिए। नहीं खैर छोड़िए, ये बात नहीं करते हैं यहाँ पर। वो मतलब ये समझ लीजिए कि वो कैरेक्टर इतना बड़ा हो गया था, शॉर्ट में बता रहा हूँ, मोहन जी के नाम इन्वॉल्व है। वो कैरेक्टर एक्चुअली इतना बड़ा हो गया था कि उसके साथ कुछ और किया नहीं जा सकता था, और ये भी होता था कि उसके चक्कर में बाकी का सब जो मामला था वो कहीं नगण्य या गौड़ हो जाता था, थोड़ा सा पार्श्व में हो जाता था, और ये कैरेक्टर इतना हाईलाइटेड होकर के आगे आ जाता था। तो उसने कमाल का, उस कैरेक्टर ने कमाल का काम किया। मैंने तो कमाल का काम नहीं किया, मैं ये नहीं कहूंगा, उस कैरेक्टर ने शायद बहुत कमाल का काम किया, या वो वक्त ऐसा था, दौर ऐसा था। और तो उस दौरान हम लोगों ने वो किया। प्लस हमारा अपना एक एनजीओ है लिटरेसी इंडिया के नाम से, उसमें बच्चों के साथ मैं बहुत थिएटर करता हूँ, तो मैंने बच्चों के साथ बहुत थिएटर किया है। और उसी दौरान मैंने 4-5 नाटक जो हैं डायरेक्ट किए हैं पिछले इतने समय में। वो बच्चे आज फिल्मों में भी बड़ा काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े फुल लेंथ प्ले करता था उनके साथ, फुल लेंथ प्ले प्रॉपर प्रोफेशनली डन। जैसे एनएसडी के शोज होते हैं वैसे उन बच्चों के शोज करते हैं हम लोग। और उसी दौरान मैंने कुछ और बड़े शो किए। उसी दौरान एक हमने नाटक किया एवेनेसेंट ड्रीम्स, जिसका मतलब होता है फेडिंग ड्रीम्स। तो एक स्कूल है सेंट फ्रांसिस डी सेल्स स्कूल, जनकपुरी में है यहाँ। उनको अपने एनुअल फंक्शन में कोई नाटक कराना था, तो उन्होंने, किसी ने मेरा जिक्र किया, उन्होंने मुझसे ताल्लुक किया, वहाँ जो फादर थे। मैंने फादर से कहा सर समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा बेटे आपके बारे में बड़ा सुना है और आप कीजिए। मैंने वो नाटक किया। अभिषेक है, एनएसडी पास आउट है, मेरे जूनियर हैं, अभिषेक शर्मा, जिनके पूरे व्हाइट हेयर हुआ करते हैं। अभिषेक ने 1-2 फिल्में भी लिखी हैं फिर। तो अभिषेक ने उस प्ले को लिखा, हम सबका उसमें इनपुट हुआ करता था। मैंने अपनी एक टीम तैयार की, तकरीबन 25-26 लोगों की मैंने अपनी एक टीम तैयार की, और थिएटर किया साहब। उनका जो फुटबॉल प्लेग्राउंड था, फुटबॉल प्लेग्राउंड में हम लोगों ने सेट लगवाया। उस स्टेज की जो ओपनिंग थी वो 122 फीट की ओपनिंग थी, 80 फीट उसकी डेप्थ थी, और जो अलग अलग लेवल्स उस पर जाते थे, उसका जो हाईएस्ट लेवल था वो 39 फीट का था। दिल्ली में कोई भी ऐसा लाइटिंग वाला शेष नहीं बचा था। धवन लाइटिंग हो, बत्रा लाइटिंग हो, तमाम जितने भी लोग थे, कोई भी लाइटिंग वाला ऐसा शेष नहीं था कि जिसकी लाइट वहां आकर के ना लग गई हो, लेकिन फिर भी लाइट्स लगती थी कि कम है अभी भी। वो नाटक हमने किया, 2 घंटे का नाटक था, 2 घंटे का नाटक। अब आप सुनिए उसमें पार्टिसिपेंट्स कितने थे। उसके पार्टिसिपेंट्स थे 3900
एक्टर्स, 3,900 एक्टर्स के साथ मैंने वो प्ले किया एंड इट वाज अ बिग हिट। तो बात ये हो रही थी कि इतनी सारी मशरूफियत के बीच में जो सौरभ ने पूछा था कि आप वक्त कैसे निकालते हैं थिएटर के लिए, तो उसको मैं सेगमेंटेड कर लेता हूँ। कभी एक्टिंग की क्लासेस ले लेते हैं, कभी वर्कशॉप्स ले लेते हैं, कभी प्ले रीडिंग कर लेते हैं, कभी थिएटर देख करके आ जाते हैं, क्योंकि देखने से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हम सबकी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, तो देख देख कर ही बहुत कुछ पहले भी सीखा है और आज भी देख करके सीख रहे हैं। तो विद्यार्थी तब भी थे, रंगमंच के विद्यार्थी आज भी हैं और जिंदगी के विद्यार्थी आज भी हैं, और यही सब करते करते गाड़ी भाई आगे बढ़ती चली जा रही है। पर मैं ये समझता हूँ सौरभ कि कोई भी काम जो शिद्दत से किया जाए, पूरी ईमान, अभी 3-4 दिन पहले मुझसे किसी ने इंटरव्यू किया तो मुझसे ये पूछा कि आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तमाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन जहां मेरा नाम दर्ज है, तो कैसा लगता है और आपने क्या इनके लिए मेहनत की? तो मैंने उन सबसे यही कहा है कि मैंने अवार्ड्स के लिए कोई मेहनत नहीं की, और ये रिवॉर्ड या अवार्ड जो है ये मैं काम करता चला गया और ये मुझे मिलते चले गए। मुझे लगता है कि इंसान अगर मेहनत करे, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आज के लोगों में जो एक चीज है वो धैर्य नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब में, लेकिन बहुत सारे लोगों में धैर्य नहीं है। वो जल्दी से जल्दी चीजों को पाना चाहते हैं। एक कहावत है हमारे यहाँ, ताती हथेली पे सरसों उगाना, तो तुरंत चाहिए, अभी चाहिए और कल ही चाहिए। मुझे लगता है वो छटपटाहट, वो बेचैनी लोगों में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा धैर्य होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, थोड़ा कंडेंस्ड होना चाहिए आदमी को। और थिएटर हमको ये सिखाता है, ये डिसिप्लिन जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मिला, बाकी की चीजों से मिला, मुझे अपनी फैमिली से मिला। मेरे मदर फादर जो दोनों प्रिंसिपल थे, टीचर थे। ज्यादातर फैमिली में लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं लीग से हट करके यहाँ पर हूँ, हालांकि मैं भी टीचिंग तो करता ही हूँ, चाहे वो एक्टिंग से जुड़ी हुई चीजें क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कोई वो ठहराव जो है जिंदगी का, बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं। ये भी मैं उन सारे लोगों से कहना चाहूंगा जो सुनेंगे या देखेंगे इन सारी चीजों को, कि भाई, और देखिए हालिया दौर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि बहुत सक्सेसफुल लोगों ने भी अपनी जिंदगी को तरजीह नहीं दी है। मैं ये समझता हूं कि ये जो इंसानी जिस्म मिला है, ये जो जीवन मिला है, ये ऊपर वाले की बड़ी अनमोल देन है। ये पूरा एक देवालय है। हम मंदिर बाद में जाएं, पहले इस देवालय में रहने वाला जो ईश्वर है उसको हम पूज लें, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम सब उस सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सतचित आनंद, जो पूरे हर वक्त आनंद में रहने वाला है, हम उसका अंश हैं। अगर हम उसका अंश हैं तो ये हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य भी है कि हम चाहे जैसी स्थिति में रहें लेकिन हम आनंद में रहें। और पर होता ही है आज के दौर में कि लोग जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, प्लेजर को लोग हैप्पीनेस मान लेते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। तो वो जो खुशी होती है उसमें और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। तो आनंद लेने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक खुशी उसकी एक सीढ़ी, एक पड़ाव हो सकता है, अलग अलग पड़ाव हो सकता है, लेकिन असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हम गिरते हैं तो अधिक अच्छी तरह चलने का रहस्य सीख जाते हैं। तो ये पूरी जो जिंदगी है, ये पूरी एक जिंदगी जो होती है, ये तमाम छोटे छोटे बड़े सेगमेंट से, छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर के बनी होती है। राइट फ्रॉम द बर्थ, आपका बर्थ है, चाइल्डहुड है, फ्रेंड है, आपका एजुकेशन है, आपकी फैमिली है, आपका करियर है, शादी ब्याह, बाल बच्चे, खुशी दुख, शोहरत, पैसा, तमाम चीजें जो हैं ये आपकी जिंदगी के हिस्से हैं। लेकिन ये सिर्फ हिस्से हैं, ये पूरी जिंदगी नहीं है। पूरी जिंदगी, जो मुकम्मल जिंदगी है, वो इन सारे हिस्सों को मिला करके बनती है। लेकिन गलती वहां होती है जहां हम किसी एक हिस्से को अपनी जिंदगी मान बैठते हैं। और जब हम अपने एक हिस्से को अपनी जिंदगी मान बैठते हैं तो अगर वो हिस्सा खत्म तो हमको लगता है जिंदगी खत्म हो गई। तो हिस्से को हिस्सा रहने में, जिंदगी ना बनाए। जितना सरल रह सकते हैं, सहज रह सकते हैं, सहजता बहुत बड़ा गुण होता है। और इस जिंदगी में अगर सबसे कठिन काम कोई है तो वो है सरल होना। तो सरल हो जाएं, सरल बनने की कोशिश ना करें, सरल हो जाएं। अगर सरल हो गए एक बार तो मुझे लगता है जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बाकी शेक्सपियर ने कहा है भाई कि जिंदगी रंगमंच है,
ठीक है। तो जिंदगी तो एक रंगमंच है। आप कुछ और रंगमंच या बाकी चीजों से संबंधित कुछ पूछना चाहें या व्यक्तिगत मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे और कुछ भी करे, हर चीज में ट्राई एंड गिव योर 200% आउट ऑफ योर 100%, तभी जाकर के बात बनती है। परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन वही है ना कि वह पथ, वह पथिकता क्या जिस पथ में कोई शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो कभी कभी धारा के साथ छोड़ देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मौके, जो जिंदगी का जो असली बैटल फील्ड है, उसमें बहुत सारे मौके ऐसे ही आते हैं जब आपको धाराओं के प्रतिकूल बढ़ना होता है। और बस ये है कि थोड़ा वक्त की नब्ज को भी समझें, धारा हवा किस बयार किस दिशा में चल रही है, तो थोड़ा सा छोड़ भी देना चाहिए, कभी बहुत खींच के भी नहीं रखना चाहिए। तो अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाना चाहिए जैसे एक पतंग होती है। तो जब आप पतंग को उड़ाते हैं तो कभी आप उसको खींचते भी हैं, कभी आपको ढील भी देनी पड़ती है। तो जिंदगी भी ऐसी ही है, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे आप जिस समाज में रह रहे हैं, आपको कभी अपने को खींचना पड़ता है, कभी दूसरे को खींचना पड़ता है, कभी अपने को ढील देनी होती है, कभी दूसरे को ढील देनी पड़ती है। तो वक्त को समझना जरूरी है। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो हौसलों के ऐसे ही नदी बनना चाहिए भाई। बाकी आप कुछ और पूछना चाहें? एक मिनट का एक किस्सा आपको और मैं आपसे शेयर करता हूं कि हमारे एक मित्र हैं, तो वो कुछ समय के लिए विदेश चले गए थे। जब वो विदेश चले गए, और मतलब विदेश क्या चले गए थे, विदेशी ही वो, लेकिन उनकी हिंदी मुझसे और आपसे भी बहुत कमाल की थी, बहुत ही कमाल की हिंदी बोलते हैं वो। लेकिन एक बार ऐसे किसी पार्टी में उनसे भेंट मुलाकात हो गई, तो उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात करनी शुरू कर दी, 10 लोगों के बीच में। मैं तो अंग्रेज हूं, तो अंग्रेजी में बात करनी शुरू की उन्होंने। तो जब उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात करनी शुरू की, तो मैंने उन्हें हिंदी में जवाब देना शुरू कर दिया। तो वो परेशान हो गए थोड़ा सा, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे हिंदी में बात करने लगे। जैसे ही उन्होंने हिंदी में बात करनी शुरू की, तो मैंने अंग्रेजी में जवाब देना शुरू कर दिया। तो बाकी जो 2-4-10 मित्र थे, वो भी थोड़े भौचक्के हो गए कि भाई ये क्या बात हुई। तो उसने पूछ भी लिया, तो भाई ये समझ में नहीं आ रही बात मुझे कि जब मैंने तुमसे अंग्रेजी में बात की तो तुमने मुझसे हिंदी में बात की, और जब मैंने तुमसे हिंदी में सवाल पूछे तो तुमने अंग्रेजी में जवाब दिया, ये समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो भैया, ऐसा है, वैसे तो सबकी माओ का सम्मान है, माता एक ऐसी चीज है कि उसका सम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन यही बात है कि हम सबको हक भी है, जिम्मेदारी भी है, नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम अपनी माँ का सम्मान पहले करें। तो जब तक तुमने सिर्फ अपनी माँ का सम्मान किया, मैंने भी सिर्फ अपनी माँ का सम्मान किया, जैसे ही तुमने मेरी माँ का सम्मान दिया पब्लिक प्लेस में, मैंने आपकी माँ का सम्मान कर दिया। वाह वाह। तो मातृभाषा तो हमारी ऐसी है, हमें उस पर फख्र होना चाहिए। और हिंदी को दरअसल मैं एक भाषा नहीं मानता हूँ सौरभ। हिंदी जो है वो एक्चुअली देखिए, हम तो थिएटर के लोग हैं ना, हमारे लिए भाषा क्या सच में इतना मायने रखती है? हम तो भाषा का बैरियर मानते ही नहीं ना, लैंग्वेज को तो हम कोई बैरियर मानते ही नहीं। वैसे भी अगर आप देखें तो हम सब एक दूसरे से भावनाओं के स्तर पर या स्वाद के स्तर पर ज्यादा जुड़े हैं, बजाय इसके कि हम भाषा के स्तर पर जुड़े हैं। तो छत्तीसगढ़ का चिड़वा जो चलता है, पोहा जो चलता है, पूरे देश भर में खाया जाता है। राजमा चलता है साउथ से, पूरे देश भर में खाया जाता है। कढ़ी चलती है महाराष्ट्र से, पूरे देश भर में खाई जाती है। हम सब एक दूसरे से स्वाद के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर ज्यादा जुड़े हैं। तो लैंग्वेज कोई बैरियर है नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हिंदी दरअसल एक जीवन शैली है। तो अगर हिंदी को सिर्फ भाषा ना माना जाए, उसे एक जीवन शैली माना जाए, तो मैं ये समझता हूं कि हमको फक्र भी होगा और हमको हिंदी बोलने में आनंद बहुत आएगा। हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है, इतनी। एक बात बताइए ना, ये कहाँ हो सकता है? ये किस भाषा में ये चीज हो सकती है कि सेनापति जैसे लोग जब ये लिख करके चले जाते हैं, क्या क्या कल्पना होती होगी उनकी? आप सोचिए किस तरह के अलंकारों का वो प्रयोग करते थे जब वो कहते थे कि शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ। आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। शिशिर मतलब समझते हैं ना? शिशिर मतलब
शिशिर मतलब एक तो ठंड की ऋतु होती है, ठंड में भी जो भयंकर वाला शीतकाल का पीरियड आता है उसको बोलते हैं शिशिर ऋतु। ठीक है, शिशिर। तो शिशिर में शशि मतलब चंद्रमा, ठीक है, और सविताऊ मतलब सूर्य। तो वो ये कहते हैं कि शिशिर मतलब इतनी ज्यादा ठंड है, इतना घना कोहरा है कि शिशिर में शशि को, ठीक है, यानी चंद्रमा का, शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ, यानी इतना घना कोहरा है, इतनी कमाल की सर्दी है कि सूर्य जो है वो चंद्र के सदृश दिखने लग गया है। शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताऊ, घाम यानी धूप, घाम हूं में चांदनी की दुति दमकती है। यानी जो सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो आते आते इतनी क्षीण हो जाती हैं उस कोहरे में, उस धुंध में, कि वो चांदनी जैसा, वो दिन में भी ऐसा लग रहा है जैसे चांदनी है। अब ये इतनी सक्षम भाषा जो है, इतनी समृद्धशाली भाषा जो है, मुझे वैसे सारी भाषाओं का सम्मान है, सबकी मातृभाषा है, सबकी मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। नारियों का वैसे भी भैया सम्मान होना चाहिए। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, और पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। वाह। नहीं, हमारे यहाँ कहा गया है, देखिए शास्त्रों में विदित है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। हमारे यहाँ तो देवियां ही देवियां हैं। सर, ये जो सरलता और सहजता का जो मार्ग है, ये रंगमंच बहुत प्रशस्त करता है हमेशा से, और आपका एक बहुत लंबा अरसा बीता है रंगमंच करते हुए। बहुत सारे आपके गुरु रहे हैं जिनके आप आभारी हैं जी। आपने एक बात और भी कही है कि आज के समय में लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, उनको जल्दी सफलता पाना है, और रंगमंच का जो रास्ता है वो लंबा है, और उस रास्ते पर लोग कम चलना चाहते हैं। उनको ग्लैमर की जो फील्ड है, उनको जो चकाचौंध है, उनको बहुत जल्दी ये सब चीजें आकर्षित करती हैं और वो उसको जल्दी पाना चाहते हैं। जाते जाते सर, आज के जो एक्टर्स हैं, जो युवा अभिनेता हैं, उनको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आज भी शॉर्टकट्स, वो आज टिकटॉक का स्टार बनना चाहता है, वो सिर्फ अपना जो समय कभी थिएटर को नहीं देना चाहता है, और वो बिल्कुल चाहता है कि आज मैं उठूं, कल मैं मुंबई पहुंच जाऊं और परसों मैं स्टार बन जाऊं। क्या उनको सर आप एक इसके माध्यम से सर एक मैसेज आज के एक युवा अभिनेताओं को दे दीजिए। 2-3 बातें हैं सौरभ। पहली बात तो यह है कि सबसे जरूरी चीज है आत्मावलोकन करना, सेल्फ एनालिसिस करना। सेल्फ एनालिसिस बेहद जरूरी है। आप अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं हर किसी के, कोई एक उसके लिए कोई फिक्स फ्रेम नहीं है, कोई फिक्स डिसिप्लिन नहीं है। कुछ चीजें जो हैं नेक पॉइंट पे आकर के कहीं मिलती हैं, तो कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो तरीके खुद को ढूंढने पड़ते हैं आपको अपने आप को पहचानने के। तो पहले तो अपने को पहचानने कि आप वस्तुतः करना क्या चाहते हैं। आप किसी चीज से, किसी विशेष चीज से प्रभावित होकर के तो कहीं आकर्षित होकर के तो कोई चीज नहीं करने जा रहे हैं। ग्लैमर है, पैसा है, चकाचौंध है, इन सारी चीजों से अगर आकर्षित होकर के आप आए हैं तो फिर मैं कहता हूं ठहर जाइए, पहले अपने आप को वक्त दीजिए, समझिए, क्योंकि वक्त देना बहुत जरूरी है। चाहे आपका काम हो, चाहे आपका मिशन हो, चाहे आपके रिश्ते हो, हर चीज को एक वक्त देना बहुत जरूरी है। एकदम से कहीं कि हाउ लॉन्ग यू कैन स्टिक ऑन, कितने लंबे वक्त तक आप टिके रह सकते हैं, यही तो आपका असल युद्ध यही है। और मैं ये समझता हूं कि कामयाब हो जाना बहुत मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है। आज के दौर में जहां कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वहां कामयाबी बेहद मुश्किल काम है। लेकिन असल चैलेंज, असल जो जंग है वो उसके बाद शुरू होती है कि जो आपने पा लिया, क्या आप उसको मेंटेन रख पाएंगे। तो अगर वो सलाहियत आप अपने आप में पाते हैं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ रंगमंच, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें आप जरूर जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से होता यह है कि कई बार देखिए हमारी तैयारी नहीं होती है और हमको मौका मिल जाता है। ठीक है, कई बार हमको मौका नहीं मिलता और हमारी तैयारी होती है, दोनों चीजें होती हैं। एक चीज होती है ना भाग्य, लक। तो लक किसे कहते हैं? व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन इट बिकम्स योर लक। जब अवसर और तैयारी दोनों मिल जाएं
तो वो आपका लक बन जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ थिएटर में शायद ये सिखाया गया हम लोगों को कि जो एक रंगकर्मी होता है वो दरअसल बॉर्डर पर खड़े हुए उस सैनिक की तरह जुझारू होता है, संघर्षशील होता है और उतना तैयार रखता है हर वक्त अपने आप को कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं हिट कर जाऊंगा। बीएम शाह बहुत कमाल के निर्देशक हुआ करते थे जिनकी फार्स में और कॉमेडी में जबरदस्त मास्टरी थी उनकी। तो बीएम शाह साहब के साथ जब हम 2-3 नाटक हम लोगों ने किए तो उसमें वो मुझे आकर के समझाते थे कि उनका अपना तरीका था, एक खास अंदाज में बात करते थे। बड़ी प्रसिद्ध नाटककार तो थे ही वो। तो बोले, श्री एक बात समझ लो तुम कि बहुत मुश्किल काम होता है बेटा ये, बट एक बात जान लो, बहुत ह्यूमिलेशन होती है। एक एक्टर को जिंदगी में बार बार ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ती है, बार बार ह्यूमिलेट होता है। बट एक बात समझ लो कि एक बार तुमने वो बैरियर पार कर दिया, एक बार टेक ऑफ ले लिया तुमने, देन यू आर नेक्स्ट टू द गॉड। ये उनके वर्ड है, मेरे नहीं है। देन यू आर नेक्स्ट टू द गॉड। फिर लोग आपको छूने को और देखने को तरसते हैं। तो अपने आप को उस तरीके से अपने आप को तैयार करके चलना पड़ता है। हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। रंगमंच में बार बार, न सिर्फ रंगमंच में, आज की दुनिया में तो लगभग हर जगह बार बार आपको शायद फेलियर का मुंह देखना पड़ जाए। ठीक है, असफलता जो होती है वो दरअसल ये बताती है कि सफलता का यत्न पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। तो आप ये संकल्पबद्ध हो जाइए, मिशन बना लीजिए कि मुझे तो ऐसा करना ही है। फिर राह में चाहे जितने रोड़े आ जाएं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी ने बड़े खूब बात कही है कि किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे। परवाज यानी ऊंची उड़ान, हाई फ्लाइंग। किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। तो ऐसे ही आप सबके हौसलों की उड़ान बहुत बुलंद रहे। जितने भी लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुधीजन हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया आप लोगों से बात करके, और भारतेंदु नाट्य अकादमी का विशेष रूप से आपके निदेशक महोदय का और सभी का जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें जुड़े हुए हैं, मुझे आप लोगों ने यह अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।